आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोशन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करना है, जो कि पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव्स विद। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाए तो हमें ये पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किससे मूव होगा? कांस्टेंट फोर्स से। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा होगा। ठीक है जी। नॉट कांस्टेंट स्पीड, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होगा। अच्छा जी, आपने इसके बाद F इज इक्वल टू 6π/NRV, ये कहाँ पढ़ा था आपने? ये फ्लूइड फ्रिक्शन में पढ़ा था, जो कि स्टोक्स ने दिया था। हुक्स लॉ नहीं है। ब्रॉग्स लॉ चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ पढ़ते तो हैं, लेकिन ये न्यूटन्स का लॉ नहीं है। ये आपके पास विस्कोसिटी वाला टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन का स्टोक्स लॉ। अब ये कह रहे हैं, हाउ मच हाइट डज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg लूजेज इन 10 सेकेंड। तो हाइट के लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए फार्मूला होता है H इज इक्वल टू हाफ GT²। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, और हाफ इज इक्वल टू GT² हम डायरेक्टली अप्लाई कराते हैं फ्री फॉल बॉडी के लिए। तो हाफ इज इक्वल टू GT² जब हम लगाते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है? हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है। तो हाफ हो गया, ये टी का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हो गया। ये 2 रह गया, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 बनेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपके पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, नॉट एक्सेलरेशन, नॉट टॉर्क, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन हासिल होता है। अगर ये कर्व है, नॉट कांस्टेंट, अगर ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही होती तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो चेंजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमेशा हमें एक्सेलरेशन ही मिलता है। चेंजिंग अगर है तो इसका मतलब है कर्व है तो चेंजिंग है, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो कांस्टेंट होता है। इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड नहीं करती? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे देखें, एन पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, रेडियस पे भी डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम के जो यूनिट होते हैं आपके पास वो होते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक है जी, न्यूटन सेकंड होते हैं, आपने इसको निकाला हुआ भी है। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली याद रखें, न्यूटन सेकंड होते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ए बराबर होता है G sin थीटा। जब बॉडी नीचे आ रही है तो G पॉजिटिव लेंगे, ऊपर आ रही होती है तो G नेगेटिव लेते हैं। साइन आपके पास G की वैल्यू 9.8 हो गई। साइन कितना हो गया? साइन हमारे पास हो गया, साइन की जगह आप ले लिया 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। G कितना होता है? 9.8 होता है। जब 9.8 से हमने हाफ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टली। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड टू, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है काइनेटिक से, ये वाला बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी रहेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ नहीं सकती, और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी नहीं होगी इस केस में। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? एक ऐसी डेफिनेशन होती है इन इलास्टिक कोलिजन की जिसके अंदर बॉडी का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ओनली मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। ये कह रहे हैं कि एक बॉडी 2 मीटर से 8 मीटर तक जाती है और फिर 2 मीटर पर वापस आ जाती है 3 सेकंड के अंदर। इसकी एवरेज स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की नहीं। तो इसमें डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं रखना। 2 से लेकर 8 मीटर तक गई, इसका मतलब इसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 8 से 2 पे आ गई तो मजीद 6 मीटर का डिस्टेंस किया। 6 और 6 12, और टाइम कितना है? 3। अच्छा, हमारा डिस्टेंस हो गया 12 मीटर और टाइम हो गया 3। अगर मैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ये स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। नॉट वेलोसिटी, स्पीड बराबर हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, 12 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, अगर कोई बॉडी सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, वेलोसिटी उसकी ऑब्वियसली चेंज हो रही है। इसके दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। एक्सेलरेशन इज जीरो, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो वहाँ पे मौजूद होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, नहीं, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नहीं है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी तो सर्किल में जब बॉडी मूव होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो आपके पास ये पहला ऑप्शन इसका सही है। स्टोक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर बॉडीज ऑफ ऑल शेप, ठीक नहीं। मोशन थ्रू वैक्यूम, नहीं। मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, सही है। विस्कस मीडियम, जहाँ पे विस्कोसिटी पाई जाती है एक ऐसा मीडियम, वहाँ पे ये वैलिड होता है या गुड होता है, ठीक है जी। द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मास की हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास डायमेंशन आपको पता है कि वो होती है m, और हमारे पास m के बाद वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT माइनस वन, MLT माइनस वन। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी MLT माइनस वन। हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है MLT माइनस वन, ठीक है जी। 14 MCQs हो जाते हैं इसके। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड स्फीयर फॉलिंग थ्रू इट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जब एक लिक्विड में आप किसी स्फीयर को फॉल कराते हैं तो उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम विस्कस ड्रैग का नाम देते हैं। ये हमारे पास स्टोक्स लॉ में अच्छी तरह बताया जाता है। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन किसके बराबर हो गया? राइट ऑप्शन हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। A 50 kg boy is hanging with a rope tied to a helicopter ascending with a acceleration of 0.2 meter per second square. Tension in the rope. ये आपके पास वो वाला केस हो गया जो न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया हुआ है। तो उसके अंदर हमारे पास जो होता है फोर्स किसके बराबर होती है? हमारे पास जो फोर्स होती है या टेंशन जो बराबर होती है, और टेंशन किसके बराबर होती है? मास मल्टीप्लाई बाई A प्लस जी। मास मल्टीप्लाई बाई A प्लस जी के बराबर हो जाती है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0.2 A प्लस जी, और जी कितना दिया हुआ है? 9.8। जी कितना दिया हुआ है? 9.8। 9.8 में 0.28 हुआ तो कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया 10। 10 को हम 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 न्यूटन आंसर है। एज द रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट एंड बैलेंस फोर्स, कांस्टेंट और करना है कांस्टेंट पे। अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट, आपके पास अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी पे लग रही है तो आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है। यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। तो कांस्टेंट अगर फोर्स लगेगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा, चाहे फोर्स बैलेंस हो या अनबैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर बैलेंस फोर्स होगी ना तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। फोर्स अगर बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी, अगर तो बॉडी मूव नहीं करेगी, अनबैलेंस फोर्स होगी जब भी तो बॉडी मूव कर रही है। When a body is placed in an inclined plane, frictionless plane, the force which the body slides, आप इंक्लाइंड प्लेन जब बनाते हैं तो आप इंक्लाइंड प्लेन में एक चीज़ ये देखते हैं कि आपके पास ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी मौजूद है। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी मौजूद होती है। बॉडी के दो कंपोनेंट आप ब्रेक करवाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट बॉडी को नीचे ला रहा होता है। ये कंपोनेंट किसके बराबर होता है? ये कंपोनेंट बराबर होता है mg कॉस थीटा, नहीं mg साइन थीटा के। ये वाला कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा के, जो कि बॉडी को नीचे मूव करा रहा होता है। तो हमारे पास mg साइन थीटा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। अ बॉल थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द, जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही है ऊपर पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी 0, उसी वेलोसिटी से नीचे वेलोसिटी 0 से बढ़ना शुरू होगी। जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से आकर हिट करेगी। या आपको इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है 98, जी ले लीजिएगा नेगेटिव, और आपके पास जी नेगेटिव ले लिया आपने और इनिशियल वेलोसिटी ले लिया आपने। आपको दो चीज़ें दी जा रही हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपको मालूम क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लें, फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी होगी।
ये काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जिस वेलोसिटी से जाएगी यहाँ पे 0 वेलोसिटी हो जाएगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे 98 दोबारा हो जाएगी। A body of mass 10 kg starts falling freely. The height lost by it in first second is, यही फार्मूला लगा है, हाफ इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हाइट कितनी लॉस करेगा, वो टोटल हाइट की बात नहीं कर रहा है, पहले सेकंड के बाद हाइट कितनी उसने कवर कर ली है, लूज कर दी। हाफ जी टी स्क्वायर, टी 1 हो गया, जी 9.8 हो गया, 9.8 को आप 2 से डिवाइड करें तो 4.9 हो जाता है, ये आ जाएगा 4.9 फर्स्ट सेकंड में। अच्छा जी, स्टोक्स लॉ इन द फ्लूइड फ्रिक्शन इज गिवन बाय, ये दोबारा पूछ लिया गया 6/NRV, इसको दोबारा घुमा के पूछ लिया। पहले उन्होंने फार्मूला दे के लॉ का नाम पूछा था, अब लॉ का नाम दे के फार्मूला पूछ लिया। द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, ये आपसे बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी ऐसा नहीं है कि 0 होगा, कभी ऐसा नहीं है कि लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 नहीं, लेस देन 1 तो होता है, क्योंकि 0 से लेके ये 1 के बराबर नहीं होता, ये लेस देन 1 आंसर होगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से नीचे ही होती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 kg फ्री फॉलिंग बॉडी जस्ट 10 मीटर फ्रॉम द अर्थ विल बी, आपके पास द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 kg फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट, ये बॉडी के वेट की बात कर रहे हैं। फोर्स कौन सी एक्ट करती है, बॉडी का वेट एक्ट करता है। 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9.8 से, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन, ये बॉडी का वेट होगा जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 kg फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसके वेट के बराबर ही एक्ट कर रही होगी, जब भी तो फ्री फॉल बॉडी कहला रही है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट, जब दो सेम मासेस हिट करते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। आपने केसेस में देखा होगा, तो पहले बॉडी चलती हुई आ रही थी, एक ऐसी बॉडी से टकराई जो कि रेस्ट में थी, टकराने के बाद जो चलती हुई आ रही थी वो रेस्ट में हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ अ weight of 1 kg and 1 gram are dropped from the same height simultaneously, then ये आपका कहा ही जाता है कि अगर आपके पास तमाम फ्रिक्शन वगैरह मौजूद ना हो, एयर फ्रिक्शन रिड्यूस कर दी जाए, तो दोनों बॉडीज एक साथ ही जाके ज़मीन पे हिट करेंगी, ठीक है ना। तो बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अ कार ट्रैवलिंग एट 65 km/h नॉट टर्न्स वेस्ट विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी तो चेंज हो गई है। द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो। द कार इज मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी, नहीं। द कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, कार के पास एक्सेलरेशन मौजूद है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इन केस ऑफ इट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल बॉडी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी। आपके पास ये आ गया मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी कंसिडर करेंगे। If two bodies of different masses, ये different masses are sliding down a frictionless inclined plane, frictionless inclined plane में दो bodies आ रही हैं। frictionless inclined plane के लिए कंडीशन है A is equal to G sin theta, A is equal to G sin theta हमारे पास फार्मूला होता है, A is equal to G sin theta हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना। The both body will constant, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता। Under the influence of constant and balanced force, the body moves with, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये MCQ रिपीट हो गया पास्ट ईयर में। वन डाइन इज इक्वल टू, डाइन इज द यूनिट ऑफ CGS यूनिट ऑफ फोर्स, और हमें पता है वन डाइन बराबर किसके होता है 10, वन डाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन, ये सारे न्यूटन होने चाहिए, 10⁵ न्यूटन के बराबर। ये डाइन नहीं होगा, ये भी न्यूटन होगा, ये भी हमारे पास न्यूटन होगा, सब ऑप्शन में न्यूटन लगा हुआ होगा, तो हमारे पास 1 डाइन 10⁵ न्यूटन के बराबर होगा। इसका आंसर राइट ऑप्शन होगा 10⁵ न्यूटन। तो ये कुछ पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल्स MCQs थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs को इंशाल्लाह कल या परसों में डिस्कस करेंगे आपसे। थैंक यू, आप लोगों का टाइम लिया।